साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र की। इसमें जैसा कि इसके जो निर्देश हैं ऊपर आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 5-5 अंक के हैं और कुछ प्रश्न हैं 5 से 14 तक, इसमें 2-2 अंक हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है और 15 से 19 तक जो प्रश्न हैं उनमें 3-3 अंक आवंटित हैं और 20 से 22 तक जो प्रश्न हैं उनमें 5-5 अंक आवंटित हैं। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनमें लगभग हमें 30 शब्द तक उत्तर देना है और जो 3 नंबर के हैं उनमें हमें 70 शब्द तक उत्तर देना है और जो 5 अंक के प्रश्न हैं वो 120 शब्द तक इनके उत्तर दिए जा सकते हैं और ये एक अधिकतम सीमा है। और अपन को हम आज इस तरह से इस पर चर्चा करेंगे कि हम प्रश्न पत्र के उत्तर में हमें क्या लिखना है और कितना लिखना है और किस तरीके से लिखना है। इसमें कुछ अपना विचार रखेंगे, संक्षेप में उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम वस्तुनिष्ठ उत्तरों की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप जो पहला प्रश्न देख रहे हैं ये है आपका, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, इसको वैज्ञानिक अंकन में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए हमें बाईं ओर केवल 1 अंक लिखना होता है, उसके बाद दशमलव लगाना पड़ता है और इसके बाद आप जो 10 के गुणज हैं उनको 10 की घात के रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पहले 85 करोड़ लिखिएगा। रफ में लिखेंगे आप 85 करोड़ कैसे लिखेंगे, आप 85 के ऊपर कितने आपको जीरो लगाना पड़ेंगे, इसको आप जैसा कि जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये आपने 85 करोड़ की संख्या लिख ली। अब आपको पता है कि हमें दशमलव कहाँ लगाना है। दशमलव की बाईं ओर केवल 1 अंक होना चाहिए, नहीं 8 के बाद ही हमें दशमलव लगाना है। अब दशमलव के बाद जितने अंक आपके छूटे हुए हैं इनको हम 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से ये आपकी संख्या हो जाएगी 8.5 गुणे 10 की घात 8, यानी हमारा जो चौथा उत्तर है ये सही है। आप दूसरा वस्तुनिष्ठ देखें तो यहाँ पर चूंकि छपने में त्रुटि हुई है, यहाँ पे लिखा 1 मोल विलयन, 1 मोल विलेय में समाविष्ट करता है। तो ये वैसे सेंटेंस सही नहीं है इसका। तो आप यहाँ पे या तो मूलर विलयन होना चाहिए या मूलल होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे हम बात करें मूलर विलयन की, हाँ बोले 1 मूलर विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय समाविष्ट होता है। किसमें समाविष्ट होगा, तो जब यहाँ पे एक मूलर शब्द दिया है तो जैसा कि आप मूलरता की परिभाषा से जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या को हम उसकी मूलरता कहते हैं। तो 1 मूलर का मतलब उसकी मूलरता 1 है। तो ऐसे में 1 मोल विलयन के 1 लीटर का भाग होगा, यानी यहाँ पे अगर मूलर है तो आपका सा ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पे क्या सही है, यदि इसको मूलर विलयन ले रहे हैं तो ये होगा सही आपका 1 लीटर विलयन का 1 लीटर। यदि यहाँ पे आपका दिया 1 मूलर विलयन है तो यदि ये 1 मूलर ना होकर के 1 मूलल है, तो यदि हम मूलर ना करके यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसको 1 मूलल विलयन, तो मूलल है यदि, तो फिर आपके क्या होगा, मूललता की जो परिभाषा है उसके अनुसार विलेय के मूलों की वह संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए हैं। यदि यहाँ मूलल शब्द आता है तो आपका उत्तर होगा आ।
आपका ऑप्शन आ होगा। अब तीसरा प्रश्न देखें, यहाँ पे जी दिया है ताप का IS मात्रक, क्योंकि IS ना होकर के SI मात्रक होता है। SI मतलब सिस्टम डी इंटरनेशनल, यानी मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसी के अनुसार ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो ये नाम, जो संकेत या जो मात्रकों के संकेत हैं, यदि किसी वैज्ञानिक के नाम पे हैं तो उनमें डिग्री नहीं लगती है। ये ध्यान रखना है आपको, केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगाई जाती, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये SI मात्रक क्या है इसका, ताप का केल्विन है। और केल्विन और सेल्सियस में संबंध आपको पता ही होगा, 273.15 जोड़ देंगे आप तो केल्विन का मान आ जाएगा। सेल्सियस में यदि आप 273.15 जोड़ेंगे तो केल्विन का मान आ जाता है। इसको हम परमताप पैमाना भी कहते हैं। आपका तीसरा वस्तुनिष्ठ है, हेस का नियम संबंधित है। काय से संबंधित है हेस का नियम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हेस का नियम अभिक्रिया में ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित है। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन प्राथमिक और अंतिम, यानी जो परिवर्तन है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे निर्भर करता है, वो उसके मार्ग पे निर्भर नहीं करता। न इस बात पे निर्भर करता है कि एक पद में हो रही हो या कई पदों में हो रही हो। तो अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन केवल अभिकारक और उत्पाद पर निर्भर करता है, वो उसकी मार्ग पे या पदों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन चाहे एक पद में हो या अनेक पद में हो, उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन हमेशा स्थिर रहता है। इसको इसका स्थिर ऊष्मा का नियम भी कहते हैं। अब है देखिए अगला जो वस्तुनिष्ठ है वो आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसी व्यक्त करता है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है, आपको पता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या की या परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा परमाणु संख्या होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भाग रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भरने के लिए। तो हमें एक कोशिश करना चाहिए हम वो सर्वमान्य ऑप्शन भरें, वो चीज़ भरें जो अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। हमारी किताब में जो लिखे हैं हमें वही शब्दों को इस्तेमाल करना है। बाकी हम बहुत कुछ चीज़ें भर सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे हमें जो सबसे उपयुक्त शब्द है उसका इस्तेमाल करना है। जैसे पहला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यहाँ रासायनिक समीकरण ना होकर के हमें रासायनिक अपक्रिया होना चाहिए, और फिर रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं इनको हम यहाँ पे क्या भरेंगे, अभिक्रियक शब्द आपकी NCERT की किताब में आया हुआ है, इसको ही भरना है आपको। अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकर्मक भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या अभिक्रियक कहलाते हैं। अभिकारक या अभिक्रियक। दूसरा है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में सोडियम आयोडाइड यानी NaI मिला रहता है, इसको सोडियम आयोडाइड भी लिख देंगे तो चल जाएगा। इस बार बहुत से बच्चों ने इसको, किसी ने सोडियम लिखा, किसी ने केवल आयोडीन लिखा, तो इस तरह नहीं चलेगा। उसमें अकेले आयोडीन लिखने से संतुष्ट
नहीं होगा मूल्यांकन करता उसको। आयोडीन तो आपका यहीं लिखा हुआ है, आयोडीन युक्त नमक है तो इससे सीधे सीधे आयोडीन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो उत्तर नहीं माना जाएगा आपका। आपको पर्टिकुलर सॉल्ट का नाम लिखना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड। तीसरा ऑप्शन है आपका धन ऊर्जा डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक होता है। यहाँ पे चूंकि आपको पता है धन हमेशा ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है। दहन तो जानते ही आप, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है किसी पदार्थ की तो वो दहन कहलाता है। और दहन हमेशा वो आपकी उसमें क्षेपीय क्रिया होती है, इसलिए इसका मान हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। चौथा है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अत्यंत न्यून होती है, यानी चूंकि उनका जो अष्टक है पूरा भरा हुआ होता है। उनके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ऑलमोस्ट 0 होती है। हम इसको कम यानी अत्यंत कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता लगा है कुछ यौगिक भी बनाती है, जैसे जीनोन के कुछ यौगिक देखे गए हैं, तो हम इसको अत्यंत कम भी यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है उसी आवास सारणी में किस समूह में रखा जाना है, मतलब वर्ग का नाम लिखना है आपको। तो परमाणु क्रमांक की 20 है, हम इसका क्या करेंगे, आप इसका विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p6 18 और 4s2 18 2 20 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी ये किसका है, एस ब्लॉक का तत्व है। 4s2 है, यानी ये एस ब्लॉक के दूसरे वाले वर्ग का तत्व है, यानी ये कौन सी तत्व है, सेकंड समूह द्वितीय समूह का तत्व होगा। ये क्या है, वैसे कैल्शियम है। कैल्शियम आपको पता है क्षारीय मृदा धातु वाले वर्ग में आता है S2 में, तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरे समूह का है। सारणी में ये द्वितीय समूह में द्वितीय वर्ग में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं सही जोड़ियों को। तो आप यहाँ देखें पाउली का अपवर्जन नियम, जैसे कि आप जानते हैं अपवर्जन नियम क्या है, किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, तो ये इसका निश्चित है, ये इसकी जोड़ी से बनेगी। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है, आपको पता है दिगंशी क्वांटम संख्या L है, जो हमें ये बताती है कि कक्षक किस तरह का है। आपको पता है यदि L बराबर 0 है तो कक्षक S होगा जो कि गोलाकार है। अगर L बराबर 1 है तो कक्षक P होगा जो कि डमरू के आकार का है। यदि L बराबर 2 है तो कक्षक D होगा जो कि डबल डमरू के आकार का है। यदि 3 है तो ये F होगा जो कि और जटिल है। तो जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो आपको पता है कक्षक का आकार बता रही है। अब अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम पता ही है कि परमाणु एक अवस्था है, उसमें जो कक्षक हैं वो बढ़ती हुई ऊर्जा के स्तर से ही भरी जाती है। उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पहले कम ऊर्जा में भरते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले में भरते हैं। अब आपको मुख्य क्वांटम संख्या तो पता ही है, ये कोष की संख्या बताती है, ये हमेशा पूर्णांक होती है और धनात्मक होती है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपको पता ही है नियम, कि किसी भी अवपरमाणविक कण की स्थिति और संवेग को एक साथ सही सही निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। जी तो आपको पता ही है, ये डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज मोर और इक्वल टू H अपॉन
4 यही होता, देख लेना। अब हम चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। इसमें ये पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर देना है इनके। इसमें पूछा है कितने तत्व ज्ञात हैं। तो वर्तमान में भी आपके 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, कृत्रिम तत्व के रूप में, और इनमें 114 के नाम भी दे दिए गए हैं। 4 के नाम अभी नहीं दिए हैं। दूसरा है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है यानी एटॉमिक मास यूनिट, इसको वर्तमान में कार्बन 12 के परमाणु के भार का 1/12 भाग माना गया है। कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भाग माना गया है। इसको AMU या U के द्वारा दर्शाया जाता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान